Hello everyone. Today we are going to discuss concept of electric field. पिछली क्लास में हम लोग ये डिस्कस किए कि चार्ज क्या होता है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या होते हैं और पे चार्ज आने का मतलब क्या है. कूलम्ब्स लॉ डिस्कस किए थे, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, या बहुत सारे अगर चार्जेस होते हैं तो उनका फोर्स किसी भी पॉइंट चार्ज पर कितना है. ये सब हम लोग पिछली वीडियो में कवर किया गया था और आज की वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आइए इसको डिस्कस करते हैं हम लोग. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले हम लोग ये ग्रेविटेशन तो पढ़ रखे हैं, तो ग्रेविटेशन से ही हम लोग देखते हैं कि ग्रेविटेशन क्या है. तो अर्थ हम लोगों का किसी भी बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी फोर्स लगाता है. तो इस बॉडी का कांटेक्ट तो इस अर्थ से नहीं होता है, इसका मतलब फिर भी इस पे फोर्स लग रहा है. यहाँ पर ये यहाँ पर हो कहीं पर भी हो, इस अर्थ की वजह से इस पे फोर्स लग रहा है. तो इस बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होने पर भी इस अगर पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब हम लोग का कहेंगे कि अर्थ का इफेक्ट यहाँ पर कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से ये इस पे फोर्स लगा पा रहा है. उस इफेक्ट को ही हम लोग बोल रहे हैं क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड. यानी कि कोई भी मास अपने चारों तरफ क्या करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें कोई दूसरा मास हम लोगों का क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है. उसी तरीके से कोई चार्ज पार्टिकल अगर है तो ये अपने चारों तरफ हम लोग क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज अगर आता है, ये Q या कैपिटल Q अगर है, तो इसमें चारों तरफ ये यहां से लेके इंफिनिटी तक में ये फील्ड क्रिएट कर रखा है. और इसमें कोई दूसरा चार्ज जैसे ही हम लोग रखते हैं, इस पे फोर्स लगने लगता है, तो हम लोग कहते हैं यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज. क्योंकि यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में तो नहीं है. यानी कि इस पार्टिकल पे फोर्स इसकी वजह से क्यों लग रहा है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बन रहा है. कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ पूरे स्पेस में क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें कोई भी दूसरा चार्ज आएगा तो क्या करेगा, फोर्स लगना शुरू हो जाएगा. तो किसी भी चार्ज पे हम लोग कह सकते हैं कि जो फोर्स लग रहा है दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अदर चार्ज और अदर चार्जेस. किसी भी चार्ज पे अगर फोर्स लग रहा है दैट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर चार्जेस. कोई अदर चार्जेस की वजह से फील्ड बन रहा होगा और उसमें कोई अगर चार्ज रखते हैं तो उस पर फोर्स लग रहा है. तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये भी डिस्कस कर रहे थे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग बोल सकते हैं द रीजन ऑफ स्पेस इन विच अनदर चार्ज पार्टिकल या एनी चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इज सेड टू बी फिल्ड विद इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर कितना है या उसका स्ट्रेंथ कितना है, इसको हम लोग मेजर करते हैं उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से. दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर E. या इसी को सिंपल वे में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं. तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताता है, या सिंपली उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं. लेट अस सपोज कि यहां पर हम लोग कह रहे हैं कोई भी पॉइंट चार्ज रखे और ये तो यहाँ इस पे हम लोगों का है इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पे फोर्स कुछ लग रहा होगा. मान लिया इधर फोर्स इतना लग गया, E फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स. तो इस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोगों का इतना लग गया. तो ये पर यूनिट चार्ज पे फोर्स, अगर Q4 चार्ज है तो फोर्स कितना है, Fe. तो यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा वो इस पॉइंट P पर हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहलाएगा. यूनिट चार्ज ये पॉजिटिव, ये इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज. दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज, या इसको जनरली Q0 से डिनोट करते हैं, विच इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव. टेस्ट चार्ज हमेशा हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं. और ये टेस्ट चार्ज पे फोर्स पर यूनिट चार्ज अगर निकालते हैं तो वही हमारा क्या देता है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताता है. हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट. तो यहाँ पर अगर हम लोगों का कोई टेस्ट चार्ज Q0 है, टेस्ट चार्ज को हमेशा हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, कन्वेंशन है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहता है. और इस पर हम लोगों का फोर्स अगर मान लेते हैं Fe लगा हुआ है, तो यूनिट चार्ज पे फोर्स कितना हो गया, Fe बाई Q0.
तो दिस इज Fe by Q नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, या इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी इस पॉइंट पर कहलाएगा, या इसी को सिंपल वे में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बोलते हैं, यानी कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये है। और इसी को हम लोग यहाँ पर मोर एक्यूरेटली इट इज रिटन एज लिमिट Q नॉट टेंडिंग टू 0 Fe by Q नॉट। ये हम लोग Q नॉट टेंडिंग टू 0 क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर हम लोग जब चार्ज को रखेंगे तो ये चार्ज भी तो फील्ड बना रहा होगा, और अगर ये बहुत बड़ा चार्ज अगर ले लेते हैं तो ये जिस पॉइंट पर हम फील्ड का स्ट्रेंथ मेजर करने जा रहे हैं वहां के फील्ड को डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए ये हम लोग जिस पॉइंट पे फील्ड का स्ट्रेंथ मेजर करने जा रहे हैं उस फील्ड को ज्यादा डिस्टर्ब न कर पाए, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड हम लोगों का टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, मींस इट मस्ट बी वेरी स्मॉल, ताकि ये यहाँ की जो फील्ड है उसको डिस्टर्ब न कर पाए। तो इसलिए हम लोग ये मोर एक्यूरेटली इस तरह से हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये हम लोगों का हो गया। कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कोई चार्ज अगर रखेंगे तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पर फोर्स लग रहा होगा। अब अगर हम लोग का ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से फोर्स अगर इस डायरेक्शन में हुआ तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है वो इसी फोर्स के डायरेक्शन में है। दैट मींस कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव है और ये वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी वही था जो फोर्स का डायरेक्शन है। तो इसको रिवर्स वे में भी बोल सकते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इस पर फोर्स हम लोगों का हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस डायरेक्शन में है और यहां कोई निगेटिव चार्ज अगर हम लोग प्लेस कर देते हैं तो इस निगेटिव चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन किधर हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। निगेटिव चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन इसके अपोजिट में लग जाएगा, क्योंकि यहां पर हम लोग Q का वैल्यू पॉजिटिव चार्ज है फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में, और ये नेगेटिव चार्ज ये अगर माइनस होता तो इसका माइनस यहां एडजस्ट होगा। दैट मींस दिस फोर्स या फोर्स जिधर है उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर बोल रहे हैं तो फोर्स इसके अपोजिट हो गया इफ दिस Q इज नेगेटिव। ये अभी फार्मूला हम लोग लिखे थे E इक्वल टू Fe बाई Q। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर SI यूनिट देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट क्या मिल गया, फोर्स न्यूटन, दिस वन इज कूलम, तो इट इज न्यूटन पर कूलम। इसको न्यूटन पर कूलम को इस तरह से भी लिख सकते हैं C का पावर -1 से, तो इट इज आल्सो नोन एज न्यूटन, या मतलब इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं हम लोग, इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं न्यूटन पर कूलम, या इस तरह से भी न्यूटन पर कूलम। अब यहां से इस Q को इधर मल्टीप्लाई कर दे तो Fe का वैल्यू कितना मिल गया, Q इंटू E, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जहां इलेक्ट्रिक फील्ड E हो और वहां पर चार्ज अगर Q रखें तो उस पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू कितना होगा, Q इंटू E। दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये अगर पॉजिटिव रहा तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये फोर्स दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहेगा, लेकिन अगर ये निगेटिव हो गया माइनस, यानी इसको माइनस साइन के साथ अगर पुट करते हैं तो यहां जो माइनस साइन होगा वो ये बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये फोर्स दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये हम लोग का डिफाइन किया गया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज जो भी हम लोगों का था टेस्ट चार्ज, वो बता रहा था कि फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा जिधर हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किस पर, ऑन पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स कि नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स हो गया। वही चीज यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड्स है और इस पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज अगर इसमें रखते हैं तो इस पे हम लोगों का फोर्स का वैल्यू, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, और इस फोर्स का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग, दिस Q इंटू E, फोर्स का वैल्यू Q इंटू E, और ये पॉजिटिव है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वर्ड्स है, यहाँ नेगेटिव चार्ज में रखा गया है तो इससे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं F इक्वल टू माइनस Q इंटू E वेक्टर फॉर्म में। मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करते हैं तो इस फोर्स का भी मैग्नीट्यूड Q इंटू E होगा, यहां पर इट इज Q इंटू E, और इसका भी मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे तो Q इंटू E ही है, ये Fe मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो हम लोग ठीक है,
डायरेक्शन किधर होगा वो डिसाइड होगा कि नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स, अगर नेगेटिव चार्ज है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स। ये नेक्स्ट वन, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड किसको बोलते हैं? किसी भी फील्ड में अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहता है या सेम रहता है हर जगह एट एवरी पॉइंट, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इन दोनों में से कोई भी एक चेंज हो या दोनों चेंज हो रहा हो, या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए या मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए, उस केस में उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल कि ये ई नॉट 3i कैप प्लस 2j माइनस के कैप, अब ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर का डायरेक्शन तो फिक्स है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या है? फिक्स्ड। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस वेक्टर के डायरेक्शन में हर जगह होगा और उसमें हर जगह मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। या इसी में सिंपली अगर हम लोग ये लिखते E इक्वल टू ई नॉट आई कैप या 2e नॉट आई कैप, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा किधर है? एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, और उसका मैग्नीट्यूड हर जगह कितना है? 2e नॉट। ये अगर मान लेते हैं ई नॉट माइनस जे कैप, अगर लिखते हैं ई का वैल्यू, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह ई नॉट है, लेकिन डायरेक्शन किधर है? निगेटिव वाई डायरेक्शन में है। तो इस तरह के फील्ड को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म फील्ड। इसको सिंबॉलिकली या अगर पेपर पे दिखाना होगा यूनिफॉर्म फील्ड को, तो ये हम लोगों का पैरेलल लाइंस इक्वी स्पेस्ड। इक्वी स्पेस्ड का मतलब ये है कि ये दो लाइंस के बीच में जो डिफरेंस है हर जगह ये सेम है। इक्वी स्पेस्ड अगर हम लोग पैरेलल लाइंस अगर बना देते हैं तो ये हम लोगों का एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हम लोगों का किसी भी तरह का फील्ड हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, सिंपल में भी हो सकता है। अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हम लोगों का है, अब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म रहा तो अब हम लोगों का डायरेक्शन फिक्स है। फॉर एग्जांपल ये अल्फा एक्स आई कैप, अल्फा एक्स आई कैप का मतलब क्या है कि एक्स डायरेक्शन में जितना हम बढ़ेंगे इसका मैग्नीट्यूड हम लोगों का बढ़ रहा होगा, लेकिन डायरेक्शन हमेशा किधर होगा? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो इस केस में हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मैग्नीट्यूड इधर बढ़ कैसे रहा है उसको हम लोग दिखा नहीं सकते, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, बट इस केस में हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहा होगा। अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोगों का एक्स डायरेक्शन में है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वाई आई कैप, ये है, तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब यहां पर हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड वाई का वैल्यू ये 0 से शुरू होगा, तो 0 वाई इक्वल टू 0 पर फील्ड का वैल्यू 0 है, यहां कोई फील्ड नहीं है। लेकिन इसके ऊपर अगर बढ़ते जाएं तो यहां पर फील्ड का स्ट्रेंथ हमेशा हम लोगों का क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यहां पे थोड़ा सा फील्ड बना, फिर ऊपर और ज्यादा हो गया, फिर और ज्यादा हो गया, फिर और ज्यादा हो गया, ये फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इसका बढ़ता गया इस तरीके से, लेकिन डायरेक्शन हमेशा किधर रहा? आई डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा आई डायरेक्शन में है, और इसका मैग्नीट्यूड जितना वाई बढ़ेगा उतना हम लोगों का मैग्नीट्यूड बढ़ता गया। तो ऊपर जाने पर फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा एक्स डायरेक्शन में ही है। तो इस तरह के फील्ड्स को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ये सबसे सिंपल एग्जांपल हम लोगों का ये फील्ड से रिलेटेड एक पार्टिकल को स्ट्रिंग से हैंग किया हुआ है जिसका मास m है, और इस पार्टिकल पे चार्ज q है, विच इज पॉजिटिव। अब यहाँ पार्टिकल जो भी था इसमें एक वर्टिकली अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं हम। वर्टिकली अपवर्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स आ जाएगा। तो ये यहाँ पर हम लोगों का फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ गया? अपवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड Fe, और इसका वेट किधर होगा? डाउनवर्ड, विच इज mg। और इसमें जो टेंशन हम लोगों का स्ट्रिंग का होगा, इस टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज अपवर्ड। इस तीन फोर्स की वजह से ये पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में है तो उस केस में हम लोगों का Fe प्लस T ये दोनों मिलकर के किसके बराबर होगा? mg के बराबर, यानी कि T प्लस Fe
दिस इज इक्वल टू m इंटू जी। ये इधर वाला फोर्स सीधे सीधे ऐड कर दिए और ये वाला फोर्स, तो ये नेट फोर्स इस पे जीरो होने का मतलब ये है कि नेट डाउनवर्ड फोर्स और नेट अपवर्ड फोर्स दोनों बराबर हो गया। तो ये हम लोगों का T, तो यहां से T का वैल्यू अगर देखें तो कितना आ गया, mg माइनस एफ ई, और एफ ई का वैल्यू हम लिख सकते हैं कितना, q इंटू ई। तो दिस इज mg माइनस q इंटू, दिस इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। और अगर हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना बढ़ गया कि अब ये टेंशन का वैल्यू जीरो हो जाए, तो टेंशन जीरो होने का कंडीशन क्या है, इफ T इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाई दैट QE इक्वल टू mg। तो यहां से E का वैल्यू कितना आ गया, mg बाई क्यू, यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू mg बाई क्यू हो जाए तो उस केस में टेंशन इन द स्ट्रिंग विल जीरो। अब लेट अस सपोज कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों का mg बाई क्यू से ज्यादा हो जाए, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 mg बाई क्यू, ये अगर 2 mg बाई क्यू हो जाए तब क्या होगा भाई, 2 mg बाई क्यू अगर हो गया तो ये q इंटू ई का फोर्स हो गया 2 mg, दिस q इंटू ई इज 2 mg, यानी कि पार्टिकल पर अपवर्ड फोर्स हो गया 2 mg विच इज QE विच इज 2 mg, और नीचे फोर्स लग रहा है हम लोगों का mg। दैट मीन्स कि पार्टिकल अभी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, पार्टिकल उस केस में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन अब पार्टिकल तो स्ट्रिंग से अटैच था, तो पहले ये हम लोगों का नीचे हैंग कर रहा था, अब ये पार्टिकल इसकी वजह से ऊपर उठता गया, उठते उठते हम लोगों का स्ट्रिंग जब यहां पहुंचेगा तो फिर से स्ट्रिंग हम लोगों का टाइट हो गया, यानी कि स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो गया, और ये अपवर्ड फोर्स हम लोगों का QE लग रहा था, दिस अपवर्ड फोर्स इज 2 mg, और इसका वेट कितना है mg, और इसमें टेंशन का वैल्यू कितना है T डैश। तो अब यहां से mg प्लस T डैश, ये हम लोगों का किसके बराबर हो गया 2 mg, ये वैल्यू हम लोगों का 2 mg, ये यही वाला फोर्स है। तो T डैश प्लस mg इक्वल टू 2 mg, यानी T डैश का वैल्यू हम लोगों का mg, यानी कि स्ट्रिंग अब हम लोगों का कितना, उतना ही हम लोगों का ऊपर जाएगा, और फिर ऊपर जा करके ये हम लोगों का फिर अगेन इसमें टेंशन डेवलप हो गया, उस टेंशन का वैल्यू फाइनली mg के बराबर होगा। अगला एग्जाम्पल एक और, इसमें स्ट्रिंग से हैंग किया हुआ था पार्टिकल और जिसका चार्ज q मास m, इसमें अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म फील्ड अप्लाई कर देते हैं, तो उस केस में हम लोगों का हॉरिजॉन्टल फील्ड जब लगेगा तो इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब लगेगा तो इसमें अभी इनिशियली हम लोगों का कोई फोर्स इसको बैलेंस नहीं कर सकता Q इंटू ई को, तो इनिशियली हम लोगों का Q इंटू ई को कोई बैलेंस ही नहीं कर सकता, क्योंकि अपोजिट में कोई फोर्स नहीं लग सकता है। टेंशन जो भी है, इधर mg था, इधर टेंशन T था, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये फोर्स लगना शुरू होगा, और इसके अपोजिट में और कोई फोर्स ही नहीं है, तो इसकी वजह से ये आगे बढ़ना शुरू करेगा। तो जैसे ही आगे बढ़ना शुरू करेगा, अब ये स्ट्रिंग हम लोगों का टिल्ट होता गया किसी सर्टेन एंगल पर, और जैसे ही सर्टेन एंगल पर हम लोगों का स्ट्रिंग होगा और इसमें टेंशन डेवलप हो गया, तो इसमें टेंशन हम लोगों का इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स विच इज Q इंटू ई, बाय डायरेक्शन हम देख सकते हैं हम लोगों को मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, और mg हम लोगों का वर्टिकली डाउनवर्ड रहा होगा। अब यहां जो टेंशन डेवलप हुआ, अब इस टेंशन का एक कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड होगा और एक लेफ्टवर्ड। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया, दिस वन इज t cos थीटा एंड दिस वन इज t sin थीटा, यानी इस टेंशन की जगह पर हम लोगों का दो फोर्स, तो ये हम लोगों का जो फोर्स था, अभी इसको पहले बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं, अपोज करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अब ये t sin थीटा इसका अपोज करना शुरू करेगा, और ये तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक कि ये वाला कंपोनेंट इसको बैलेंस ना कर दे, तब तक ये इस डायरेक्शन में जाता रहेगा। तो जैसे ही हम लोगों का ये वाला कंपोनेंट इसके बराबर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जाना बंद हो जाएगा,
और ये हम लोगों का टी कॉस थीटा mg के बराबर इस पोजीशन में जब हो गया तो उस केस में इस पोजीशन में आकर के क्या आ गया, इक्विलिब्रियम में। दैट मींस दिस पोजीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में अगर देखें तो टी कॉस थीटा mg के बराबर, टी कॉस थीटा इक्वल टू mg, और ये टी साइन थीटा इक्वल टू fe जो कि QE के बराबर है। ये टेंशन और ये थीटा, यही दो अननोन था। mg और fe तो हम लोगों को पता है, तो fe और mg पता है, t और थीटा हम लोगों को सॉल्व करना है। तो यहां से दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं तो tan थीटा का वैल्यू fe डिवाइडेड बाई mg, और यहां से fe का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं mg tan थीटा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा, ये सिचुएशन जब भी बनेगा, F इक्वल टू mg tan थीटा, वेयर थीटा इज एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, स्ट्रिंग का जो एंगल बन रहा था वर्टिकल के साथ, और t सॉल्व करना था। तो t, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो t cos थीटा का स्क्वायर, t sin थीटा का स्क्वायर, which is mg स्क्वायर प्लस fe स्क्वायर, यानी कि t स्क्वायर दोनों में कॉमन हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज mg स्क्वायर प्लस fe स्क्वायर, और ये हम लोगों का 1 होता है। इसका मतलब t का वैल्यू यहां से कितना मिल गया, ये t स्क्वायर इक्वल टू दिस, यानी कि अंडर रूट mg स्क्वायर प्लस fe स्क्वायर। दैट मीन्स कि यहां पर जो हम लोगों का टेंशन फोर्स था, एक mg नीचे लग रहा था और ये इधर fe लग रहा था, ये पार्टिकल था। तो इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो इधर आया, विच इज fe स्क्वायर प्लस mg होल स्क्वायर अंडर रूट, ये दो फोर्स का रिजल्टेंट। और इसी के अपोजिट में हम लोग क्या है, टेंशन। तो ये टेंशन अब ये दोनों के रिजल्टेंट को बैलेंस कर रहा होगा इक्विलिब्रियम में। तो यहां से टेंशन फोर्स का वैल्यू हम लोगों का ये आ गया। ये नेक्स्ट एग्जांपल, एक किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रिलीज कर देते हैं, यानी इस पोजीशन पे इसको रिलीज कर दिया गया। तो रिलीज करने के बाद अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब इस पे फोर्स लगेगा, और ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के डायरेक्शन में हम लोगों का फोर्स, ये यूनिफॉर्म फील्ड, हर जगह मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, सेम। तो उस केस में हम लोगों का इस पार्टिकल पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगना शुरू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, विच इज Q इंटू E। अब यहां पर हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड अभी फिलहाल के लिए। तो यहां पर G का वैल्यू नहीं है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही फोर्स लग रहा होगा, और ये इस पार्टिकल को आगे मूव कराना शुरू करेगा। तो अब ये फोर्स की वजह से इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना हुआ, A इक्वल टू Fe बाई m, which is QE divided by m. This is acceleration of charged particle due to electric force. अब अगर एक्सेलरेशन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट, और ये है मास, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ। और एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है तो उस केस में हम लोग का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखते हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यानी कि t इक्वल टू 0 पर अगर रिलीज करते हैं, तो t इक्वल टू 0 पर अगर यहां से रिलीज किया गया है तो आफ्टर टाइम t कुछ यहां पर ये पहुंचा होगा और इसका कुछ वेलोसिटी रहा होगा, दिस इज t इक्वल टू t, ये कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा इसका। तो इस केस में सारा वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, v इक्वल टू u इज 0 प्लस a इंटू टी, और a का वैल्यू ये है QE बाई m इंटू टी, ये वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। s का वैल्यू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u0 हाफ a इंटू टी स्क्वायर, विच इज QE डिवाइडेड बाई 2m इंटू टी स्क्वायर।
ए का वैल्यू क्यू आई एम और ये 2, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस, यानी कि वी स्क्वायर यू स्क्वायर 0, 2a क्यू ई बाई एम इंटू एस। एम हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट इज एम वी स्क्वायर, और ये 2 इधर ला देते हैं तो एम वी स्क्वायर बाई 2 विच इज क्यू ई इंटू एस। व्हाट इज दिस? इट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और इनिशियल तो हम लोगों का 0 था, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या लिख दिए, क्यू ई इंटू एस विच इज एफ ई इंटू एस, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट विच इज वर्क डन बाय द फोर्स। ये वर्क डन बाय द फोर्स हम लोगों का हो गया, और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो यहां से v का भी हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं। आफ्टर टाइम t मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल कितना हो गया, मोमेंटम p इक्वल टू m इंटू वी, ये वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ये लिखते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड हो गया m इंटू वी, v इज दिस मच आफ्टर टाइम t विच इज क्यू ई बाई एम इंटू टी, ये हुआ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की अगर बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज रेट ऑफ विच इज डी बाई डी टी। एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं अगर, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का लाएगा हम लोगों का, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये m और m तो कैंसिल हो गए, इट इज सिंपली क्यू ई इंटू टी, तो क्यू ई इंटू टी, और ये t का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये हम लोगों का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, और ये क्यू इंटू क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो है, फोर्स। यहां पर मोमेंटम जो लिख रहे थे, इनिशियल मोमेंटम हम लोग क्या था 0, यानी कि चेंज इन मोमेंटम, इट इज फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, दिस इज एवरेज फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये इंस्टेंटेनियस हम लोग बोलते हैं, इसी को चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इंटरवल लिखते हैं, तो दिस इज एवरेज फोर्स। और ये एवरेज फोर्स हम लोगों का एक कांस्टेंट फोर्स है, तो कांस्टेंट फोर्स का वैल्यू कितना था, QE, और QE अगर कांस्टेंट फोर्स है तो इसका एवरेज वैल्यू भी हम लोगों का उतना ही रहता है, विच इज ऑल्सो QE। और ये टाइम इंटरवल कितने टाइम के लिए एक्ट कर रहा था, T टाइम, तो उस केस में हम लोगों का डेल्टा P का वैल्यू कितना आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम यानी QE इंटू डेल्टा T विच इज सिंपली T। तो अगर कोई कांस्टेंट फोर्स की वजह से मोमेंटम में चेंज आ रहा है तो चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। भाई ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रख सकते हैं हम लोग। किसी भी फोर्स की वजह से अगर मोमेंटम में, कांस्टेंट फोर्स की वजह से मोमेंटम में चेंज आया तो उस चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इंटू टाइम इंटरवल डायरेक्ट। लेकिन कांस्टेंट कंडीशन यही है कि फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल एक, ये नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोगों का कहा गया है कि एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस, यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड एग्जिस्ट करता है, यानी कि ग्रेविटी के डायरेक्शन में, यानी डाउनवर्ड्स, लेकिन ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी फ्री स्पेस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ हम लोगों का वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर एक चार्ज पार्टिकल को हम लोग वेलोसिटी v नॉट देते हैं पॉजिटिव x डायरेक्शन में, एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज माइनस q, पार्टिकल का मास m। तो यहां पर हम लोगों का ये t इक्वल टू 0 पर इसको वेलोसिटी दिया गया ओरिजिन पर। इसमें पता करना है कि t टाइम बाद इसका वेलोसिटी कितना है, व्हाट इज वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। मान लेते हैं कि अगर टाइम t के बाद वेलोसिटी, तो इस केस में हम लोगों का इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया गया इनिशियल, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर बात करते हैं हम लोग तो इट इज v नॉट i का वेक्टर फॉर्म में,
इनिशियल वेलोसिटी है। इस चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है? तो ए का वैल्यू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स जो भी लग रहा हो कितना, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फोर्स होगा, विच इज माइनस क्यू ई। इट इज माइनस क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाय एम। और यूनिफॉर्म फील्ड अगर है तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर जगह क्या है, इसका सेम है। ये हम लोग का v। तो हम लोग t टाइम में अगर वेलोसिटी फाइनल लिखते हैं तो v इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। ये वेक्टर फॉर्म में हम लोग ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग यही सेम इक्वेशन लिखते हैं। अब इसमें सारा वैल्यू अगर पुट कर देते हैं हम लोग, तो u का वैल्यू कितना है, v नॉट आई कैप, a का वैल्यू दिस मच माइनस q इंटू ई डिवाइडेड बाय m इंटू टाइम t। दिस इज द वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। v मैग्नीट्यूड इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस क्यू ई टी बाई एम माइनस होल स्क्वायर। ई का वैल्यू भी हम लोग लिख सकते हैं। ई का वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम लोग, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर है, निगेटिव वाई डायरेक्शन, यानी कि v नॉट, जैसे यहीं पर अगर लिखते हैं माइनस क्यू, इट इज माइनस ई इंटू जे कैप डिवाइडेड बाई एम, विच इज क्यू ई इंटू जे कैप बाई एम। दैट मीन्स कि इस नेगेटिव पार्टिकल पे जो फोर्स ला गया किस तरह, किस डायरेक्शन में आ गया एक्सेलरेशन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, जे कैप के डायरेक्शन में, यानी कि इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड है। वैसे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट फोर्स अपवर्ड लगेगा, अपवर्ड फोर्स लगा इसलिए एक्सेलरेशन इसका अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ये वैल्यू ई का, सॉरी एक्सेलरेशन का, क्यू ई बाई एम इंटू जे, तो इसको वी नॉट इंटू आई का प्लस क्यू ई बाई एम इंटू टी जे कैप। मैग्नीट्यूड चाहिए था इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ये क्यू ई टी प्लस था वाई एम, इसका स्क्वायर रूट अंडर रूट में, यानी कि पार्टिकल का ही इस तरह से मूव करेगा इस डायरेक्शन में, और यहां पर आकर के इसका वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगा। फाइनली इसका x कंपोनेंट भी होगा और y कंपोनेंट। x कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहा है v नॉट, यानी कि ये हमेशा v नॉट है, और ये y कंपोनेंट बढ़ के इतना हो गया, दिस इज y कंपोनेंट, ये है vx, दिस वन इज qe into t डिवाइडेड बाय m। इसका हॉरिजॉन्टल यानी x एक्सिस के साथ एंगल कितना बना, थीटा, तो इस थीटा का वैल्यू अगर लिखना चाहेंगे tan थीटा लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, तो tan थीटा भी यानी उसका डायरेक्शन vy बाई vx, y कंपोनेंट हम लोग का वेलोसिटी का ये है qet डिवाइडेड बाय m, और ये है v नॉट, तो tan थीटा यहां से हम लोग का सॉल्व हो सकता है QET डिवाइडेड बाय m इंटू वी नॉट। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इसी में अगर मान लेते हैं ग्रेविटी अगर ले लेते हैं, तो ग्रेविटी का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, विच इज नेगेटिव वाई डायरेक्शन। केस में ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट होना चाहिए, तब हम लोग का एक्सेलरेशन का वैल्यू मिलेगा। ये नेक्स्ट एग्जांपल, एक ग्राउंड पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस और वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस है। इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स के अलोंग में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है स्पेस में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोगों का ग्रेविटी है ही है। यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल को वाई एक्सिस पर h हाइट पर अभी रखा गया, यानी कि कह सकते हैं कि h हाइट पर पार्टिकल को रखा गया है और वहां से हम लोग रिलीज कर देते हैं। अगर ये चार्ज पार्टिकल रिलीज हो गया
तो ये पता करना है कि हम लोगों का एक ग्राउंड पर कितने टाइम बाद पहुंचेगा, और ग्राउंड पे जब पहुंचेगा तो एक्स ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर हम लोगों का एक्स एक्सिस पे पहुंचेगा ये, और कितने टाइम बाद ये पार्टिकल ग्राउंड से टकरा रहा है। तो सबसे पहले इनिशियली रिलीज किया गया तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोगों का कोई वेलोसिटी नहीं था पहले, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कोई वेलोसिटी नहीं है। तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है और एक नीचे फोर्स लग रहा है। नीचे जो फोर्स लग रहा है वो mg, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स है कितना, q इंटू ई। यानी कि ये दो फोर्स लग रहा होगा, तो ये फोर्स इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना शुरू किया, और ये वाला फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि अब ये हम लोगों का नीचे भी आएगा और आगे भी जा रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों का रिजल्टेंट फोर्स अगर देखें, ये भी कांस्टेंट फोर्स है, ये भी कांस्टेंट फोर्स है, दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कहीं इधर आ गया, दिस इज द नेट फोर्स। अब ये दोनों पार्टी के दोनों फोर्स को अगर छोड़ दें तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स यही है, और किसी पार्टिकल पर अगर ये फोर्स लगेगा तो ये पार्टिकल हम लोगों का सीधा इसी लाइन के अलॉन्ग मूव करता जाएगा। यानी कि अब पार्टिकल का मोशन यहां रिलीज करने पर कैसा मोशन हो गया, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन पर, क्योंकि इस पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, और इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगा तो सीधा इसी लाइन पे चलता जाएगा ये, और जा करके यहां पर हम लोगों का पार्टिकल ग्राउंड को टकरा रहा है। अब यहां पहुंचने पर इसका वेलोसिटी कितना होगा, तो इसी डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी भी होगा, कितने टाइम बाद टकराएगा, ये डिस्टेंस कितना है ये पता करना है हमको। ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट mg की वजह से हुआ, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट qe की वजह से हुआ। ये हम लोग का अभी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इस हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से हुआ था, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वर्टिकल फोर्स यानी कि वर्टिकल एक्सेलरेशन। अब इसमें से हमको पता करना है कि टाइम, तो यहां से यहां पहुंचने में जितना टाइम लगा है उतने ही टाइम में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h। यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोगों का मोशन अगर लिखते हैं इक्वेशन, तो उस केस में h का वैल्यू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि इसकी वजह से एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x, और वर्टिकल में हम लोगों का a बाई, ये कितना हो गया q e बाई m, और ये हो गया g। यानी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g हो गया, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन q e बाई m, और इसी डायरेक्शन में हम लोग का डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना h, टाइम कितना लगा है t। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें सारा हम लोग पॉजिटिव क्यों लिए, अब इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में कितना था 0, एंड दिस इज हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। अब इसमें सारा हम लोग पॉजिटिव क्यों ले रहा है, क्योंकि इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही हम लोग सारा पॉजिटिव लिए, तो डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड जो कि जी है, इसीलिए दोनों को हम लोग पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता तो इसको भी हम लोग पॉजिटिव लिख सकते थे। तो यहां से डायरेक्ट हम लोगों का टी का वैल्यू कितना आ गया 2h बाई जी अंडर रूट, यानी कि इतने टाइम बाद हम लोगों का ये यहां पहुंचा t इक्वल टू टी, ये है t इक्वल टू टी, और यहां t इक्वल टू 0। अब इतने टाइम में अगर ग्राउंड पे पहुंचा तो इतने ही टाइम में ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी तो हुआ है। तो इस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x का वैल्यू अगर लिखते हैं तो इट x कैन बी रिटन एज ut, यानी u हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 इंटू t प्लस हाफ a का वैल्यू कितना है q e बाई m इंटू टी स्क्वायर, या इस हम लोग इक्वेशन जैसे लिखते थे, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट u x इंटू टी प्लस हाफ a x इंटू टी स्क्वायर, ये x डायरेक्शन में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां पर ये वैल्यू टोटल x है, ये 0 है,
इंटू टी, हाफ ए एक्स का वैल्यू क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, यानी कि x का वैल्यू अगर सॉल्व कर दें, t का वैल्यू ये पुट कर दें टी स्क्वायर यहां से 2h बाई जी, तो हाफ क्यू ई बाई एम इंटू 2h बाई 2 कैंसिल, यहां से x का वैल्यू आ गया क्यू ई इंटू एच बाई एम जी, यानी कि ओरिजिन से इतना डिस्टेंस पर हम लोगों का टकराएगा पार्टिकल ग्राउंड को। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों का एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। भाई कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा था किसी न किसी चार्ज की वजह से ही बन रहा था, तो किसी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर अगर कितना है और डायरेक्शन किधर है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो अगर हम लोग का ये कोई गिवन पॉइंट चार्ज था, फिक्स्ड है, दिस वन इज फिक्स्ड। अब ये चार्ज अपने चारों तरफ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो इस पॉइंट पर ए, जैसे यहां को ये पॉइंट ए लिया गया है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, डायरेक्शन किधर है और उसका स्ट्रेंथ वैल्यू, वैल्यू का मतलब मैग्नीट्यूड। तो इस पॉइंट पर हम लोग क्या किए, एक टेस्ट चार्ज रखे पॉजिटिव, जो कि हमेशा पॉजिटिव कंसीडर होता है। इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स जिधर लगेगा वही डायरेक्शन में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इस चार्ज पार्टिकल पर इसकी वजह से फोर्स अगर देखें, लेट अस सपोज कि ये पॉजिटिव ये भी है, अब ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से इस पे फोर्स हम लोगों का जो भी कूलम्ब्स लॉ से अगर देखें तो ये फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा। दैट मीन्स कि इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इसी डायरेक्शन में है। अगर उस टेस्ट चार्ज को हम यहां रखते हैं पॉइंट बी पर, तो इस पॉइंट पर अगर डायरेक्शन की बात करें तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, एफ ई, ये भी एफ ई। दैट मीन्स कि इस पॉइंट पर हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हुआ। तीसरा पॉइंट हम लोगों का ये सी है, इस चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, मीन्स कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। तो ये हम लोगों को देखने को क्या मिला, किसी भी पॉइंट पर जो फील्ड का डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज की वजह से एट एनी पॉइंट, इस पॉइंट को इस अगर हम लोग लाइन से ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन बन रहा है इसी लाइन के अलोंग हमेशा होगा और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं हम लोग रेडियली, ये रेडियल डायरेक्शन कहलाएगा और ये आउटवर्ड, इनवर्ड हम लोगों का ये है, आउटवर्ड ये है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन हमेशा रेडियली आउटवर्ड। इस पॉइंट पर इधर हो गया, इस पॉइंट पर इधर हो गया, इस पॉइंट पर इधर हो गया, इस पॉइंट पर अगर देखेंगे तो इधर जाएगा। तो किसी पॉजिटिव चार्ज का फील्ड किसी भी पॉइंट पर हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो किसी r1 डिस्टेंस, ये r1 डिस्टेंस पर ये फोर्स का वैल्यू हम लोग कितना लिखे थे, इसकी वजह से विच इज k कैपिटल Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई r1 स्क्वायर, और ये फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो आता है वही हम लोगों का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इट इज k कैपिटल Q बाई r1 स्क्वायर। अगर इस पॉइंट पर हम लोग देखें बी पॉइंट पर, तो फोर्स का डायरेक्शन ये था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मैग्नीट्यूड कितना हो गया, तो इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स हम लोगों को कितना, एफ ई, विच इज k कैपिटल Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई r2 स्क्वायर। इसका मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज जो आ गया वो कितना, k कैपिटल Q डिवाइडेड बाई r2 स्क्वायर। यहां पर फोर्स पर यूनिट चार्ज अगर आएगा इट इज k कैपिटल Q डिवाइडेड बाई r3 स्क्वायर। तो इसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि एट एनी जनरल पॉइंट P, तो इसके बेसिस पे अगर कोई चार्ज हम लोगों का ये है, इससे r डिस्टेंस पर हम कोई पॉइंट लेते हैं P, दिस इज प्लस Q चार्ज, तो इसकी वजह से यहां फील्ड का जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, तो k q डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस का स्क्वायर,
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हैज मैग्नीट्यूड KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, वेयर K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब डायरेक्शन की बात करें अगर, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर चार्ज के रिस्पेक्ट में R वेक्टर लिखें, ये R वेक्टर जो कि रेडियल वेक्टर कहलाता है, तो ये रेडियल वेक्टर जो दिख रहा है इसी डायरेक्शन में हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। तो इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो मैग्नीट्यूड K कैपिटल Q बाई R स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन इसी वेक्टर के डायरेक्शन में है, और किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है उसका यूनिट वेक्टर, तो ये R वेक्टर डिवाइडेड बाई R, जिसको R कैप हम लोग बोल सकते हैं, तो KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू R कैप। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ये R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लोगों का KQ बाई R स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी R कैप का जो डायरेक्शन है। अगर यही हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज लिया नेगेटिव हो जाता, if this is negative charge minus Q, तो ये सारा लगने वाला जो फोर्स है, क्या अब ये वाला जो फोर्स है इसका डायरेक्शन इधर हो गया, मतलब ये इसकी वजह से इस पे फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया, और ये जो फोर्स है इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर है, और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स हम लोगों का अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। दैट मीन्स कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर है। इसी तरह से इस पॉइंट पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये हम लोगों का फोर्स का डायरेक्शन इधर आ गया, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आ गया। तो इससे हम लोगों का कंक्लूजन निकलता है नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड का डायरेक्शन है रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड का मतलब क्या बनता है, ये हम लोगों का सेंटर और ये रेडियस, चार्ज को हम सेंटर मानते हैं और इसको रेडियस का वैल्यू, तो ये सेंटर का मतलब ये है, इसी सेंटर की तरफ अगर है डायरेक्टर तो इसको इनवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं, सेंटर से अवे जा रहा था इसको आउटवर्ड डायरेक्शन हम बोल रहे थे। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन हमेशा रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहां पर अगर कोई नेगेटिव चार्ज है माइनस Q, इसकी वजह से हम लोगों का इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये पोजीशन वेक्टर हम लोग R वेक्टर लिखे थे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो अगेन इसका मैग्नीट्यूड KQ, K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो इसका डायरेक्शन इस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि माइनस R कैप। नेक्स्ट ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। अगर बहुत सारे चार्जेस हम लोगों को दिए गए हैं और उन सभी चार्जेस की वजह से किसी भी पॉइंट पर नेट फील्ड हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल चार्जेस का फील्ड उस पॉइंट पर हम लोग निकालते हैं और उन सभी का वेक्टर सम करते हैं, विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहाँ 4 पॉइंट चार्जेस हैं, प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4। अब इस पॉइंट P पर हम लोगों को फील्ड नेट निकालना होगा, तो सबसे पहले इंडिविजुअल चार्जेस का फील्ड यहाँ किधर है, कितना है, तो इस पॉइंट पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका फील्ड इस पॉइंट पर इस रेडियस के डायरेक्शन में आउटवर्ड डायरेक्शन में रेडियली, यानी कि ये हो गया E1। ये नेगेटिव चार्ज है और ये रेडियस इसके लिए, तो इसमें रेडियली इनवर्ड यानी कि इसी चार्ज की तरफ डायरेक्टेड होगा, दिस इज E2। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से ये रेडियस के डायरेक्शन में आउटवर्ड डायरेक्शन में E3, और ये नेगेटिव चार्ज है हम लोगों का Q4, ये रेडियस तो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में E4। दैट मीन्स कि इस पॉइंट पर हम लोगों का इंडिविजुअल फील्ड का डायरेक्शन ये दिख रहा है। मैग्नीट्यूड वाइज अगर लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड E1
इट इज KQ1 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। E2 का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, KQ2 बाय R2 स्क्वायर। E3 is KQ3 divided by R3 square and E4 is Q4 by R4 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में साइन हम लोग नहीं लेते हैं, साइन तो सिर्फ हम लोगों का डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए था कि फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। यहाँ मैग्नीट्यूड लिखना है तो सिर्फ इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं हम लोग। ये मैग्नीट्यूड हो गया, तो नेट फील्ड एट पॉइंट P अगर निकालना होगा तो इन सभी इंडिविजुअल फील्ड्स का रिजल्टेंट वेक्टर, नेट फील्ड एट पॉइंट P इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। और इसी को हम लोग बोल रहे थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यानी कि फोर्स हो या फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी फील्ड हो, अगर हम लोगों का नेट फील्ड निकालना होगा तो हमेशा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही अप्लाई करते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों का नेट फील्ड का वैल्यू दे देता है। अब इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल इज, दो पॉइंट चार्जेस एक लाइन पर रखे हुए हैं d डिस्टेंस पर, Q1 और Q2, यानी दोनों सेम नेचर के हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इसमें पता करना है कि इस लाइन पर किस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये हमको पता करना है। तो हम लोग का पॉजिटिव चार्ज ये है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर दो पॉइंट चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर 0 हो सकता है, तो उस पॉइंट पर 0 होगा जहां पर दोनों का फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा होगा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई अगर पॉइंट लेते हैं, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज P, तो इस पॉइंट P पर Q1 की वजह से जो फील्ड बनेगा वो अवे रेडियली आउटवर्ड फील्ड हम लोग का होता है, यानी इस पॉइंट से रेडियली आउटवर्ड अगर माने तो रेडियस हो गया और इससे आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इस पॉइंट से हमेशा अवे की तरफ डायरेक्टेड होगा इसका फील्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो, नेगेटिव होता तो इसकी तरफ आता। तो ये पॉजिटिव चार्ज था, इसका फील्ड राइटवर्ड जो कि E1, और ये Q2 हम लोगों का ये भी पॉजिटिव है अगर, तो इसका फील्ड यहाँ पर लेफ्ट साइड बनेगा, तो ये E2। E1 और E2 का रिजल्टेंट हम लोगों का होना है 0, तो नेट फील्ड E1 प्लस E2 नेट 0। अब ये E1 को अगर पॉजिटिव लिया जाए तो ये E2 हम लोगों का है माइनस, तो E1 पॉजिटिव लिया गया, E2 को माइनस इक्वल टू 0। इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इक्वल। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड, अब इस वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड KQ बाय R स्क्वायर, यानी R की जगह कितना x, तो KQ बाय x स्क्वायर यानी KQ1 बाय x स्क्वायर इसका फील्ड हो गया। इसका फील्ड इससे कितना डिस्टेंस है d माइनस एक्स, तो KQ2 बाय d माइनस एक्स का स्क्वायर। K और K दोनों साइड से कैंसिल हो गया। अब इसको हम इधर लाएं अगर, तो d माइनस एक्स का स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा d माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर, और इस Q1 को इधर ले जाकर डिवाइड करेंगे तो Q2 बाई Q1। वो चीज यहां पर हम होगा d माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई d माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू Q2 बाई Q1। यहां से स्क्वायर रूट हटाएंगे, इस सर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो d माइनस एक्स बाई एक्स का वैल्यू होगा रूट ऑफ Q1 बाई Q2। इसको हम रूट Q2 बाई रूट Q1 भी लिख सकते हैं। अब रूट Q1 से इधर मल्टीप्लाई किए और इस x को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हम लोग का एक्सप्रेशन एक बन गया। अब इसको एक्सपेंड करने के बाद रूट Q1 इंटू डी माइनस रूट Q1 इंटू एक्स, और ये x इस साइड में जाएगा तो इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो यहां से x का वैल्यू हम लोगों का सॉल्व हो गया रूट Q1 डी बाई रूट Q1 प्लस Q2, यानी इतने डिस्टेंस पर हम लोगों का ये चार्ज नेट फील्ड का वैल्यू 0 मिल जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का सिमिलर, फिर से एक लाइन पर दो पॉइंट चार्जेस डी डिस्टेंस पर रखे गए हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, Q1 और ये है माइनस Q2। तो हमको बताना है कि इस लाइन पर किस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों का 0 होगा। इस पॉइंट को अगर हम लोगों को लोकेट करना है तो सबसे पहले हम लोगों का ये लाइन, अब इस लाइन को हम लोगों का इसके बाहर में भी रख सकते हैं, इधर इसके अंदर भी रख सकते हैं। तो अगर इसमें अंदर में कोई पॉइंट अगर लें तो इस पॉजिटिव वाले का फील्ड राइट साइड होगा E1, और ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका भी फील्ड राइट साइड में ही हो जाएगा, यानी कि क्योंकि नेगेटिव चार्ज का फील्ड उसी की तरफ डायरेक्टेड होता है रेडियल इनवर्ड। अब इसके लिए रेडियल इनवर्ड ये सेंटर होगा, तो इसमें रेडियल इनवर्ड इस पॉइंट पर दिखाएंगे तो इस डायरेक्शन में। इसके लिए अगर बात करें तो इस सेंटर कहलाता है, और इस सेंटर से हम लोगों का रेडियस का वैल्यू ये होगा, और इसमें रेडियली आउटवर्ड क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है।
तो इस पॉइंट पर नेट फील्ड हम लोगों का अगर देखें तो जीरो कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है और ये दोनों हमेशा ऐड होगा। तो इन दोनों चार्ज के बीच में कहीं पर भी कोई पॉइंट लेते हैं तो ये फील्ड का डायरेक्शन हमेशा सेम आएगा और नेट फील्ड कभी भी इधर जीरो नहीं होगा। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहां पर जीरो पॉसिबल है ही नहीं, इधर अगर कोई पॉइंट लें तो इस पॉइंट पर इस Q2 की वजह से फील्ड इस पॉइंट पर देखेंगे तो ये सेंटर हुआ और ये पॉइंट, तो रेडियल डिस्टेंस ये हुआ, तो रेडियली इनवर्ड इस डायरेक्शन में हो गया E2। और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर फील्ड दिखाना है, तो ये रेडियस का वैल्यू अब ये हुआ और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होना है तो ये हम लोगों का रेडियली आउटवर्ड, दिस इज E1। इस पॉइंट पर हम लोगों का दोनों अपोजिट में आया तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों का रिजल्टेंट जीरो पॉसिबल है क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। उसी तरह से अगर इसके लेफ्ट साइड की अगर बात करें इस पॉइंट पर तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका फील्ड लेफ्ट साइड होना चाहिए E1, और ये निगेटिव है तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर ये रेडियस बनेगा इधर और ये रेडियल इनवर्ड बना इसी की तरफ, तो ये हम लोगों का E2 हो जाएगा। यानी इस पॉइंट पर भी हम लोगों का फील्ड जीरो पॉसिबल है, लेकिन इन दोनों के बीच में अब जीरो पॉसिबल नहीं है। तो अब ये दोनों को इंडिविजुअल हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इस Q1 की वजह से जो फील्ड था वो राइट साइड में था E1, और Q2 का जो फील्ड होगा नेगेटिव है तो इस रेडियली इनवर्ड इसी डायरेक्शन में हो गया E2। हमने मान लिया कि ये जो ए पॉइंट था Q2 से x डिस्टेंस पर है तो उस केस में इसका फील्ड का वैल्यू, अब यहाँ पर नेट फील्ड हम लोगों का जीरो, तो नेट फील्ड अगर जीरो करते हैं E नेट इक्वल टू जीरो या E1 प्लस E2, ये हम लोगों का वेक्टर फॉर्म में, दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस वन इज एट A। इसका मतलब E1 हम लोगों का पॉजिटिव और E2 नेगेटिव, दिस इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स E1 इक्वल टू E2। तो यहां से E1 का वैल्यू हम लोगों को कितना आ गया, KQ1 डिवाइडेड बाई इससे डिस्टेंस D प्लस एक्स का स्क्वायर, और E2 इज KQ2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहां पर ये माइनस साइन बस देख के डिसाइड हुआ था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड सिर्फ ले रहे हैं तो इसमें चार्ज का सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड लिखते हैं, डायरेक्शन यहाँ साइन जो होता है उसको देख के डिसाइड करते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2, अगेन K कैंसिल हो गया, अब इसको इधर लाते हैं हम लोग तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई D प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि D प्लस एक्स होल स्क्वायर, और इसको इधर डिवाइड करेंगे तो इट इज Q2 डिवाइडेड बाई Q1। इस केस में स्क्वायर रूट अगर कैलकुलेट करेंगे तो x डिवाइडेड बाई D प्लस एक्स इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई Q1 अंडर रूट, और इसको हम लोग रूट Q2 बाई रूट Q1 लिख सकते हैं। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें अगर तो ये हम लोगों का सॉल्व होने के बाद रूट Q1 इंटू एक्स इक्वल टू रूट Q2 इंटू D प्लस एक्स। इस x का टर्म इसको मल्टीप्लाई करने के बाद x का टर्म एक साइड लाएं तो यहां पर x टाइम्स रूट Q1 माइनस रूट Q2 एंड दिस इज रूट Q2 इंटू D। तो यहां से x का वैल्यू होगा रूट Q2 इंटू D डिवाइडेड बाई रूट Q1 माइनस रूट Q2। अब ये x डिस्टेंस हम लोगों का यहां से इतना मिलना चाहिए, और x डिस्टेंस हम लोगों का ये जो वैल्यू है ये तभी पॉसिबल है जब Q1 का वैल्यू Q2 से ज्यादा होगा, यानी Q1 अगर ग्रेटर है तब इस Q2 के मैग्नीट्यूड से, उस केस में इस पॉइंट पर हम लोगों का फील्ड जीरो हो जाएगा। तो इसके जस्ट अपोजिट वाला पॉइंट अगर इसके इधर पॉइंट को ले लें उस केस में ये Q1 माइनस Q2 और इधर कोई पॉइंट था, लेट अस सपोज दिस इज B, ये डिस्टेंस D है और ये x, तो ये पॉइंट Q1 की वजह से जो फील्ड आएगा वो लेफ्ट साइड यानी E1, और ये Q2 की वजह से हम लोगों का इस पॉइंट पर फील्ड जो आएगा इस नेगेटिव चार्ज है तो इसके तरफ हम लोगों का डायरेक्ट हुआ, इट इज E2।
अगेन E1 और E2 का नेट रिजल्टेंट अगर जीरो है तो E नेट का वैल्यू अब इसमें अगर डायरेक्ट लिखें E नेट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब E1 इक्वल टू E2, और E1 का वैल्यू अब इस केस में अगर लिखते हैं तो इसका वैल्यू इट इज KQ1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एंड दिस इज KQ2 डिवाइडेड बाई D प्लस एक्स। तो यहाँ जो एक्सप्रेशन मिलना था उसमें हम लोगों का Q1 के नीचे D प्लस एक्स स्क्वायर था, यहाँ Q2 के नीचे हम लोगों का D प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जस्ट रिजल्ट हम लोगों का D प्लस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इट इज Q2 बाई Q1। तो यहाँ से हम लोगों का D प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू रूट ऑफ Q2 बाई रूट ऑफ Q1। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट Q1 इंटू डी प्लस रूट Q1 इंटू एक्स, और ये रूट Q2 इंटू एक्स। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करने के बाद हम लोगों का x का वैल्यू कितना मिल रहा है, इसको सॉल्व करने से x का जो वैल्यू आएगा x इक्वल टू इट इज रूट Q2 इन Q1 इंटू डी, रूट Q1 इंटू डी डिवाइडेड बाई ये रूट Q2 और ये रूट Q1, रूट Q2 माइनस रूट Q1। यानी इस केस में हम लोगों का अब Q2 का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है तब हम लोगों का इस पॉइंट पर नेट फील्ड जीरो हो रहा है। Q2 का मैग्नीट्यूड ये वाला हम लोगों केस था जब Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना है तब यहाँ फील्ड जीरो है। यहाँ पर अगर फील्ड जीरो होना है तो Q2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। दैट मीन्स कि जब दो चार्जेस में से एक पॉजिटिव और नेगेटिव यानी अपोजिट नेचर के चार्जेस होते हैं तो इसमें हम लोगों का फील्ड हमेशा जीरो तब होगा इनके बाहर में, या तो इधर होगा या तो इधर होगा, और उसमें भी उस पॉइंट चार्ज से नजदीक पॉइंट होना चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कम है, और जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उससे दूर पॉइंट होना चाहिए, तभी दोनों का फील्ड बराबर हो सकता है। क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होगा और मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तब ये फील्ड बराबर हो सकता है इसके। तो ये हम लोगों का पर्टिकुलर केसेस, और ये इसको हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर इस तरह के केसेस आते हैं तो इसको डायरेक्ट रिजल्ट की तरह भी यूज किया जा सकता है। ये नेक्स्ट एग्जांपल एक हम लोगों का थ्री आइडेंटिकल चार्जेस इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे रखे गए हैं, और हमको पता करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेंटर है इसी को सेंट्रॉइड हम लोग बोल सकते हैं। सेंटर और सेंट्रॉइड पे हम लोगों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है ड्यू टू दीज आइडेंटिकल चार्जेस। साइड लेंथ इसका a दिया गया है, तो साइड लेंथ a अगर है तो ये सेंटर से कॉर्नर का जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज दिस इज r, इस डिस्टेंस इज r, इस r का वैल्यू कितना होगा, तो इस r का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे हम लोग, तो ये परपेंडिकुलर और ये डिस्टेंस हो गया a/2, और ये एंगल हम लोगों का 30 डिग्री, यानी कि r ये राइट एंगल ट्रायंगल जो बना इसमें भी ये 30 डिग्री, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोगों का ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज, तो r cos 30 इक्वल टू a/2 हम लोग बोल सकते हैं, और ये है √3/2, यानी r का वैल्यू a/√3, यानी सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस a/√3 एंड साइड लेंथ इज a। अब इसको हम लोग ये याद रख सकते हैं डायरेक्ट, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका फील्ड हमेशा इससे रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में r डिस्टेंस पर, लेट अस सपोज इट हैज मैग्नीट्यूड e, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम ही होगा क्योंकि r सेम है, तो इसका फील्ड का डायरेक्शन यहां से रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में, इसका भी मैग्नीट्यूड e क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी दोनों सेम ही है। तीसरा पॉइंट चार्ज ये है, इससे भी r डिस्टेंस है, इसका फील्ड रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में हो, यानी तीनों का मैग्नीट्यूड सेम। अब तीनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो इसका रिजल्टेंट, तो अब ये तीन इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हुए, इनके बीच के एंगल्स कितने कितने हैं 120 120 120, ये तीनों एंगल 120। तो अब तीन अगर हम लोगों का वेक्टर एक पॉइंट पर इस तरह से डायरेक्टेड हो तो इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट E और E ये 120 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोगों का बाइसेक्टर के लॉन्ग इक्वल मैग्नीट्यूड, और ये 60 डिग्री, तो E डैश इन दोनों का रिजल्टेंट अगर लेते हैं तो इस दोनों का रिजल्टेंट E ही आएगा, क्योंकि E² + E² + 2 E × E दैट इज E²।
ये 2e² इंटू कॉस 120 अंडर रूट, और कॉस 120 हम लोगों का -1/2। ये -1/2 अगर होता है तो उस केस में हम लोगों का ये -1 हो गया, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल, तो ये इससे कैंसिल हो गया, बचा e²। तो फाइनली इसका दोनों का रिजल्टेंट e। तो अब ये इन दोनों की जगह पर ये वेक्टर लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड भी e है, और ये वेक्टर भी हम लोगों का e है, तो इसके साथ इसका रिजल्टेंट लेंगे तो नेट फील्ड 0। दैट मीन्स कि सेंटर पे हम लोगों का नेट फील्ड का वैल्यू 0, ई नेट इक्वल टू 0। तो ये तीन इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स अगर 120 पे एक्ट करते हैं तो तीनों का रिजल्टेंट हमेशा 0 होता है। दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर 120 पे काम करते हैं तो उन दोनों का रिजल्टेंट बाइसेक्टर के अलॉन्ग आता है, और इसका भी मैग्नीट्यूड इन्हीं के बराबर आता है। नेक्स्ट एग्जांपल एक, इसमें हम लोगों के 4 पॉइंट चार्जेस हैं, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे गए हैं, जिसका साइड लेंथ a है, +q -q +q -q। अब इन चारों की वजह से हम लोगों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे बताना है कितना होगा नेट फील्ड। तो इसमें चारों का इंडिविजुअल फील्ड पहले देखते हैं हम लोग। पॉजिटिव चार्ज जो भी है इसकी वजह से फील्ड हम लोगों का इस डायरेक्शन में, एंड इट हैज मैग्नीट्यूड e। मान लिया ये r डिस्टेंस है, r का वैल्यू भाई ये a है, ये a, तो ये √2a हो गया। √2a का हाफ करेंगे अगर तो √2a डिवाइडेड बाई 2 विच इज a/√2, यानी इसमें r का वैल्यू हम लोगों का a/√2 है। बाद में हम लोग इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों का E। सबसे पहले डायरेक्शन, इसका फील्ड अगर यहां दिखाते हैं हम लोग तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इसमें भी ये डिस्टेंस r ही है, तो इसका भी फील्ड यहां पर इससे रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। दिस इज अगेन E, क्योंकि इसमें भी r डिस्टेंस है और ये मैग्नीट्यूड दोनों सेम था, तो इस दोनों का फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो गया। नेगेटिव चार्जेस, ये नेगेटिव चार्ज इसकी वजह से इस पॉइंट पर फील्ड अगर देखें तो यहाँ रेडियली इनवर्ड, ये रेडियस हो गया और ये सेंटर, तो रेडियली इनवर्ड दिखाएंगे तो इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया रेडियली इनवर्ड। अब इसका मैग्नीट्यूड भी तो इसी के बराबर था, डिस्टेंस फिर से आ रहा है तो इसका भी मैग्नीट्यूड E ही होगी। ये नेगेटिव चार्ज है, इसका फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा, इट इज अगेन E, क्योंकि यहां पर भी डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड इसी के बराबर है। तो कहने का मतलब है इस पॉइंट पर भी 4 वेक्टर हुए। अब 4 वेक्टर में से ये 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, ये 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, तो इधर हम लोगों का दोनों ऐड होने के बाद 2e हो गया, और इधर दोनों ऐड होने के बाद 2e हो गया। दिस इज O। अब ये दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। तो अब ये दोनों वेक्टर हैं तो इनका रिजल्टेंट अगर देखते हैं तो ये हम लोगों का रिजल्टेंट, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दो 90 डिग्री पर अगर हम लोगों के वेक्टर्स होते हैं तो इनका रिजल्टेंट ई नेट का वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम लोग, 2e का होल स्क्वायर प्लस 2e का होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा तो सिर्फ इतना ही रह गया, और ये आ जाएगा 2e स्क्वायर यानी 2 टाइम्स ऑफ 2e स्क्वायर, और 2e स्क्वायर जो भी है बाहर आएगा तो इट इज 2√2e। e का वैल्यू कितना था, अब ये r kq/r स्क्वायर, r का वैल्यू ये है, तो e का वैल्यू e नेट 2√2 इंटू kq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर विच इज a/√2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर अगर ऊपर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इज 4√2 kq डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। और यहां पर नेट फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किधर है, इस डायरेक्शन में कहीं, ये है ई नेट का डायरेक्शन। ये नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों का है कि एक रेगुलर हेक्सागन है और रेगुलर हेक्सागन पे ये 6 पॉइंट चार्जेस रखे गए हैं,
Q, 2Q, 3Q, 4Q, 5Q एंड 6Q। 6 पॉइंट चार्जेस 6 कॉर्नर पर रखे गए। साइड लेंथ इस सेंटर पे हम लोगों को नेट फील्ड बताना है। इस सेंटर पे नेट फील्ड हम लोगों का कितना होगा? तो ये चार्जेस अगर हम लोग बोले दिस इज 1 2 3 4, ये नंबर हम लोग बस डाल रहे हैं 5 एंड दिस इज 6 पॉइंट चार्जेस हुए। तो इन सभी की वजह से हम लोगों का नेट फील्ड सेंटर पे हम लोगों को फाइंड आउट करना है। भाई ये नंबर हम लोग क्यों लिखे कि इनका जो भी फील्ड का वैल्यू है या फील्ड जो भी होगा E1 E2 E3 E4 एंड सो ऑन, ये लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए इसको नंबर हम लोग डाल दिए। अब ये सेंटर पे नेट फील्ड हम लोगों को बताना है, तो सबसे पहले इंडिविजुअल फील्ड हम लोगों का किधर किधर है वो देखना है। ये फर्स्ट पॉइंट चार्ज है, सभी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा E1। सेकेंड का इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इस डायरेक्शन में हो गया E2। थर्ड का इस डायरेक्शन में E3। फोर्थ का E4। 5 दिस वन, और ये 6 का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E6। ये 6 फील्ड्स हम लोगों के अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से कुछ दिख रहे हैं। सभी कॉर्नर्स का सेंटर से डिस्टेंस जो होगा रेगुलर हेक्सागन में साइड लेंथ के बराबर होगा, क्योंकि ये सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। तो ये डिस्टेंस भी हम लोगों का सारा डिस्टेंस A, सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस A हो गया। तो अब ये डिस्टेंस हम लोगों का सबके लिए हुआ, सभी पॉइंट चार्ज का। तो इस Q का जितना फील्ड बन रहा है उसका डबल मैग्नीट्यूड का इसका फील्ड होगा 2Q का, क्योंकि हम लोगों का होता है KQ/R²। चार्ज डबल किए तो मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डबल हो गया। इसमें 3 गुना किए तो इसका 3 गुना ये बन रहा होगा। 4 टाइम है तो इसका 4 टाइम्स ये बन रहा होगा। इसका 5 टाइम्स इसका फील्ड होगा, 6 टाइम्स इसका फील्ड होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर इस वाले का फील्ड अगर हम लोग E1 का मैग्नीट्यूड अगर E बोल देते हैं, अगर ये मैग्नीट्यूड जो है ये अगर E हम बोल देते हैं इसको, let E1 magnitude is E, which is KQ divided by A²। तो E2 का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो कितना है? इट इज 2E। E3 मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 3E। E4 कितना? 4E। E5 5E एंड E6 which is 6 times E। ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां दिख रहे हैं इंडिविजुअल चार्जेस के, इन सबको हम लोग इस E के टर्म में लिख लिए। तो अब ये E1 E4 अपोजिट में था, तो इस डायरेक्शन में E हो गया और इसके अपोजिट में 4E। इन दोनों का रिजल्टेंट तो इधर हो गया 3E। उसी तरह से E2 और E5 अपोजिट में है, तो इधर हम लोगों का 5E और इधर 2E। इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में हो गया 3E। दिस वन, ये तीनों ये दोनों हम लोगों का E3 और E6। तो E6 हम लोगों का 6E और इधर हम लोगों का 3E। इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, दैट इज 3E, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो नेट रिजल्टेंट इधर ही आएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट एक मिला, इन दोनों का रिजल्टेंट एक मिला, इन दोनों का रिजल्टेंट एक मिला। यह तीनों हम लोगों का इक्वल मैग्नीट्यूड का हुआ। और इन तीनों को अब हम लोग एक ही पॉइंट पर अगर दिखाते हैं तो उस केस में भाई इन दोनों का रिजल्टेंट राइट साइड हुआ था E, सॉरी 3E। इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आया 3E, और इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आया है 3E।
अब ये एंगल हम लोगों का हर एक एंगल 60 66, तो ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। अब ये तीन वेक्टर हैं, तीन वेक्टर का रिजल्टेंट। तो अब फिर से हम लोगों का ये दो वेक्टर तो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, इनके बीच का एंगल 120, तो इनका रिजल्टेंट अगर देखेंगे तो इसी डायरेक्शन में आएगा, सेम मैग्नीट्यूड का, विच इज 3 अगेन। इन दोनों का रिजल्टेंट फिर से 3 हो गया, और ये 3 ऑलरेडी इधर है, तो इसमें इसके साथ हम लोगों का डायरेक्ट ऐड हो गया, तो ई नेट फील्ड विल बी 6 टाइम्स ई। और ई का वैल्यू था हम लोग लिखे थे के क्यू बाई आर स्क्वायर, विच इज 6 इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर इज ए स्क्वायर, ई का वैल्यू। तो ये नेट फील्ड हम लोगों का जो आया वो इस डायरेक्शन में, यानी कि ये। के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग का इसी में इस तरह का क्वेश्चन होता है, जैसे ये वॉल क्लॉक होता है जो राउंड, इसमें हम लोगों का ये नंबर्स जो लिखे गए होते हैं 12, इधर हम लोगों का 6, इधर 3, इधर 9, और ये 1 2 4 5 7 8 10 11, अभी हम लोगों के चार्जेस अगर हैं 1 2 3, सब इतना चार्जेस हैं, क्यूलॉम मान लेते हैं, और सबके लिए हम लोगों का डिस्टेंस ये रेडियस के बराबर, ये सभी रेडियस के बराबर है। तो इस 1 और ये 7, 1 और 7 दोनों का फील्ड एक दूसरे के अपोजिट आएगा। इस वाले का फील्ड अगर इधर आ रहा है तो इसके अपोजिट में 7 वाले का आएगा, और इसका फील्ड हम लोग ई बोल रहे थे, तो इसकी वजह से जो फील्ड इधर बनेगा वो कितना हो गया 7e, इसका 7 टाइम्स। अब इन दोनों का रिजल्टेंट अगर देखें तो किधर आ गया, इस डायरेक्शन में 6e। उसी तरह से इसका फील्ड अगर देखें तो इस 1 का डबल है ये, यानी इसका फील्ड इधर बनेगा 2e। भाई 2 वाले का अगर 2e बन रहा है तो 8 वाले का 8e हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो 8e और ये 2e दोनों आपस में अपोजिट में है, इसलिए इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में 6e आ गया। इस तरह से 9 और 3 का भी अगर देखेंगे तो इसका रिजल्टेंट 9 वाले का ज्यादा होगा, इस डायरेक्शन में 6e आ गया। तो इस तरह से हम लोगों का हर एक अपोजिट चार्जेस का जो हम लोगों का फील्ड का रिजल्टेंट है वो 6 ही बन रहा है। तो यहाँ बेसिकली हम लोग कितने वेक्टर होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 वेक्टर। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। तो ये 6 वेक्टर हम लोगों के होंगे, और ये 12, तो इन 12e डाउनवर्ड 6e अपवर्ड, इन दोनों का रिजल्टेंट नेट डाउनवर्ड। ये 6e इधर हो गया, ये 6e इधर हो गया, 6e इधर, ये 6e, ये 6e 2 एंड दिस इज 1 6e। ये 6 वेक्टर हैं, और सब में एंगल अगर देखें तो ये टोटल मिलाकर के 360 डिग्री। 360 को हम लोग 12 इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4 5 या 3 यार एक क्वार्टर में हम लोगों का कितना है 3 पार्ट, तो ये टोटल हम लोगों का 12 पार्ट हुआ। 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर एक एंगल कितना बन रहा है 30 30, तो दिस ईच एंगल इज 30 डिग्री। हम लोग ये देखें रिजल्टेंट, ये दो वेक्टर, इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट इस बाइसेक्टर के लॉन्ग हुआ, इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट का बाइसेक्टर भी यही है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। ये दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट भी इधर ही आएगा। इस Q का फील्ड अगर हम लोग इस डायरेक्शन में E बोल रहे थे, तो इसका हम लोगों का इसका 7E बनेगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट 6E। तो इस तरह से 6E के कितने वेक्टर्स हो गए 6, जहां E का वैल्यू कितना है KQ बाई आर स्क्वायर, ये रेडियल डिस्टेंस R। अब इन 6 वेक्टर का रिजल्टेंट हम लोगों को देखना है। दो वेक्टर का अगर रिजल्टेंट निकालना होता है, सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर है A और ये भी थीटा, तो इस केस में हम लोगों का बाइसेक्टर के अलॉन्ग हम लोगों का रिजल्टेंट आता है, तो ये A cos थीटा बाई 2
और इसका भी a cos थीटा बाई 2, लेकिन a sin थीटा बाई 2 इधर जो आएगा और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो वर्टिकल कैंसिल हो जाता है और ये हम लोगों का बाइसेक्टर के लॉन्ग ऐड हो जाता है। तो 2a cos थीटा बाई 2 इज द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल थीटा है। इस कॉन्सेप्ट को अगर यूज करें तो ये हम लोगों का दो वेक्टर्स, दो जो पेयर वाइज वेक्टर्स हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं और इक्वली इंक्लाइंड भी हैं। जैसे ये दो वेक्टर्स दिखाए गए हैं ग्रीन कलर में, इनका रिजल्टेंट देखेंगे तो इनके बाइसेक्टर कलम। फिर ये ब्लू कलर में जो दिखाए गए हैं इनका रिजल्टेंट भी इनका बाइसेक्टर हुआ, ये 15 डिग्री हुआ, ये भी 15। अब यहां से ये वाला हम लोगों का 45, तो इधर भी 45। फिर तीसरा वेक्टर ये है, यहां से देखेंगे तो 75, इधर भी 75। तो इनका ये 75 डिग्री वाला जो कंपोनेंट है ऐड होगा, इनका 45 डिग्री पे जो कंपोनेंट आएगा, इनका 15 डिग्री पे जो कंपोनेंट आएगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ई नेट इन दोनों का, इसका भी 6e cos 15, इसका भी 6e cos 15, तो 2 टाइम्स 6e cos 15 प्लस इन दोनों का 2 टाइम्स 6e cos 45 प्लस इन दोनों का 2 टाइम्स 6e cos 75 2 इंटू 6e दैट इज 12e, 12e सब में कॉमन हो गया, एंड दिस वन इज cos 15 प्लस cos 45 प्लस cos 75, and this is 12e, e का वैल्यू k q by a स्क्वायर r स्क्वायर, सॉरी ये k q by r स्क्वायर, e का वैल्यू cos 15 का वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, या cos 15 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें cos 15 cos 45, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 15, और ये cos 90 माइनस 15 जो भी 75 डिग्री है इट इज sin 15, तो ये cos 15 cos 45 प्लस sin 15, दिस इज 12 k q by r स्क्वायर। और cos 15 का वैल्यू, तो cos 15 का वैल्यू हम लोग cos a प्लस b जो फार्मूला हम लोगों का है, sin a प्लस b cos b माइनस sin a sin b, यहां माइनस लेते हैं तो यहां प्लस हो जाएगा, ये sin a cos b प्लस cos a sin b, माइनस लेंगे तो यहां पर भी माइनस आ जाएगा। इस फार्मूले का यूज करें अगर a का वैल्यू हम लोग 45 और b का वैल्यू 30 पुट कर देते हैं, दोनों का डिफरेंस, तो ये cos 15 को हम cos 45 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, तो ये cos 45 माइनस 30, तो a का वैल्यू अगर 45 डिग्री ले लें और ये माइनस साइन, b का वैल्यू 30 डिग्री, तो ये a माइनस b अगर लिखेंगे तो cos 15 हो गया, तो ये होगा cos 45 cos 30 प्लस sin 45 इंटू sin 30, और cos 45 cos 30 ये 1 बाई रूट 2, ये रूट 3 बाई 2, ये sin 45 sin 30 1 बाई रूट 2 1 बाई 2, तो इसमें cos 15 का जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं 12kq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, cos 15 इज रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2, cos 45 1 बाय रूट 2, sin 15, अब ये sin 15 में sin 45 माइनस 30, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2 ये आ जाएगा, रूट 3 माइनस 1 बाई
2√2। ये दोनों एक साथ अगर ऐड करते हैं तो -1 + 1 कैंसिल, √3 दैट इज 2√3, 2√3 by 2√2, 2 कैंसिल, तो 12k³ और ये आ गया √3/√2 + 1/√2। ऐसे √2 दोनों में कॉमन है तो √3 + 1/√2 which is 12k³/r², √3 + 1 divided by √2। ये है फाइनल हम लोगों का रिजल्टेंट का वैल्यू एट द सेंटर। और ये रिजल्टेंट जो भी आया वो इस डायरेक्शन में कहीं है, यानी कि 3q और 4q के मिड में। नेक्स्ट एग्जांपल इस एग्जांपल में हम लोगों का 2 पॉइंट चार्जेस हैं y एक्सिस पर, ओरिजिन से a डिस्टेंस पर, एक ऊपर रखा गया है एक नीचे रखा गया है। यानी इसके लिए अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो 0, -d और इसके लिए 0, d। x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट, रैंडम पॉइंट हम लोग लिए जिसका डिस्टेंस x है, ये x कुछ भी हो सकता है। तो इस पॉइंट P पर अभी हम लोगों का इन दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से नेट फील्ड कितना है हम लोगों को बताना है। तो इस वाले चार्ज का अगर फील्ड यहां पर देखें तो इससे रेडियल डायरेक्शन ये है, रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में कहीं। ये डिस्टेंस अगर देखें तो ये डिस्टेंस कितना है, x² + d², यानी d² + x²√। ये डिस्टेंस भी d² + x²√। इसका फील्ड हम लोगों का इस डायरेक्शन में e का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, k³/r², इसका स्क्वायर। दिस इज k∩Q डिवाइडेड बाय दिस स्क्वायर, यानी d² + x²। इसका अगर मैग्नीट्यूड इसकी वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में हम लोग का, यहां से रेडियल डायरेक्शन ये है तो इस केस में रेडियली आउटवर्ड ही होगी। इसका भी मैग्नीट्यूड इतना ही होगा क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और इसका मैग्नीट्यूड भी इसी के बराबर है, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर ई बोल रहे हैं तो इसका भी मैग्नीट्यूड ई होगा। अब ये दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं, इनका रिजल्टेंट चाहिए। इनका रिजल्टेंट के लिए इन दोनों के बीच का एंगल हम लोगों को चाहिए, जो कि दिया नहीं है, मेंशन नहीं किया हुआ है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो गया, तो इधर वाले भी तो एंगल थीटा हो गए। इन दोनों का रिजल्टेंट e cos थीटा ऐड हो जाएगा, e sin थीटा कैंसिल हो गया, तो नेट रिजल्टेंट फील्ड हम लोगों का e net which is 2e cos of थीटा। अब इस ट्राइंगल से हम लोग cos थीटा का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, बेस दिस इज x, हाइपोटेन्यूज ये, और e का वैल्यू ये है, इट इज 2e, e is kq divided by d² plus x² into cos theta is x by √d² plus x divided by d² plus x², यानी 2k∩Q into x divided by ये पावर 1 और ये पावर 1/2 ऐड होकर के 3/2, तो d² plus x² पावर 3/2, दिस इज e net, ये मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन की अगर बात करें तो नेट रिजल्टेंट फील्ड हम लोगों का ये है। यही अगर दोनों निगेटिव चार्ज रहे होते तो ये वाला जो फील्ड है उन लोगों का रेडियली इनवर्ड इस डायरेक्शन में होता, ये वाला फील्ड रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में इधर होता, और इन दोनों का भी रिजल्टेंट इधर आता जो कि 2e cos थीटा अगेन होगा। तो दोनों में चाहे ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इस पॉइंट पर नेट फील्ड हम लोगों का 2e cos थीटा ही है। अगर दोनों नेगेटिव हुए तो नेट फील्ड लेफ्ट साइड में हो गया, दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो नेट फील्ड राइट साइड हो गया। अगर हम लोग कहें कि x का वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाए या बहुत लार्ज हो जाए, उस केस में इफ x इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू d, इसके लिए यानी d के कंपेरिजन बहुत छोटा है, उस केस में हम लोग कहेंगे कि यहां पर d² plus x² अप्रोक्सीमेटली d² लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है तो इसको हम लोग नेग्लिजिबल मान सकते हैं।
तो ये हम डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग डी स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं। तो उस केस में हम लोगों का ई नेट का वैल्यू कितना आ गया, ई नेट 2k कैपिटल Q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर पावर 3/2 विच इज डी क्यूब। ये है। अगर हम लोगों का ये x बहुत बड़ा हो जाए एज कंपेयर टू d, उस केस में इज मच ग्रेटर देन d, में एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली हम लोग डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इन दैट केस ई नेट फील्ड विल बी 2k कैपिटल Q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ये एक्स स्क्वायर पावर 3/2 विच इज एक्स क्यूब, यानी कि 2k कैपिटल Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। बहुत लार्ज डिस्टेंस होने पर हुआ क्या, ये पॉइंट, अब ये लार्ज डिस्टेंस होने पर थीटा जितना हम लोग x बढ़ाएंगे थीटा का वैल्यू कम होता गया, तो ये पॉइंट हम लोगों का कुछ ऐसा हो गया, ये थीटा हम लोगों का टेंडिंग टू 0 और इधर वाला भी थीटा टेंडिंग टू 0, ये q ये भी q। अब थीटा अगर टेंडिंग टू 0 हुआ तो ये अगर हम लोग डिस्टेंस x ले रहे थे तो ये डिस्टेंस x है, तो ये वाला डिस्टेंस भी ऑलमोस्ट x ही हो गया, और उस केस में हम लोगों का फील्ड इस डायरेक्शन में k q बाई एक्स स्क्वायर, और इसका भी फील्ड k q बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, और दोनों लगभग सेम ही डायरेक्शन में होगा क्योंकि थीटा इज टेंडिंग टू 0 डिग्री। थीटा टेंडिंग टू 0 डिग्री अगर करेंगे तो ये दोनों फील्ड हम लोगों का सेम डायरेक्शन में आया, और दोनों सीधे सीधे ऐड होकर कितना हो गया 2k बाई एक्स स्क्वायर। यानी कि अगर ये पॉइंट P बहुत दूर होगा तो उस केस में हम लोगों को ये नजर आएगा कि दोनों पॉइंट चार्जेस जो भी हैं बिल्कुल एक ही आसपास में रखेंगे, कहाँ, ओरिजिन के पास में, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटा हो गया एज कंपेयर टू दिस वन। इसीलिए हम लोगों का ये रिजल्टेंट फील्ड दोनों का सेम डायरेक्शन में ऐड होकर के 2k बाई एक्स स्क्वायर मिल रहा है।